आज का किस्सा। संध्या जी आज तिरुपति बालाजी में माथा टेकने के लिए गई थी अपने परिवार के साथ। उनके परिवार के कुछ लोग तो नॉर्मल लग रहे थे, लेकिन वो थोड़ी सी नहीं, बहुत ज्यादा दुखी लग रही थी। उनकी आंखों में आंसू थे। वो कुछ ज्यादा ही भावुक थी। उनके परिवार वाले उनको संभालने की कोशिश कर रहे थे। जब वो माथा टेक के बाहर आती हैं तो शायद उन्होंने कुछ मांगा बड़ी ही शिद्दत से, और शायद सुना भी गया बालाजी की तरफ से। क्योंकि जब वो माथा टेक के अपने परिवार के समेत मंदिर से बाहर निकली, जैसे जैसे वो मंदिर से बाहर जाती जा रही थी उनका मन भारी होता जा रहा था। मंदिर के बाहर साइड की तरफ कुछ लोग बैठे हुए थे, भूखे गरीब लोग, जिनके लिए ये पहले से ही घर से खाना लेकर आए थे, और इनके बेटा, बहू, पतिदेव, ये उन सबको खाना वितरित कर रहे थे। बीच बीच में संध्या जी भी खाना दे रही थी, बड़े भारी मन से। आंखों में उनके आंसू थे। आखिर ऐसा भी क्या दुख था जो बहुत ज्यादा संध्या जी के मन को भारी किया था। अब अचानक से जैसे जैसे वो बढ़ते जा रहे थे एक शख्स की तरफ, वैसे वैसे ही संध्या जी का मन भारी होता जा रहा था। एकाएक जब वो उस शख्स की तरफ देखती हैं तो ऊंची सी चीख मारती हैं, मीनाक्षी! ये मीनाक्षी है! अब जब मीनाक्षी उनकी तरफ देखती है तो वो बस सर्द आंखों से उनकी तरफ देख रही होती है। ये खाना वहीं पर साइड में रखती हैं और उसको पकड़ कर झंझोड़ती है, मीनाक्षी देख, मैं तेरी माँ संध्या। ना ही सिर्फ मीनाक्षी, बल्कि मीनाक्षी के आसपास या यूं कहें कि संध्या के पति, उनके बहू, उनका बेटा तो विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे कि जो उनके सामने शख्स है वो कोई और नहीं बल्कि मीनाक्षी है। लेकिन मीनाक्षी कौन? मीनाक्षी मीनाक्षी इनकी बेटी, जो आज से कुछ साल पहले एकाएक खो गई, और उसके बाद लाख ढूंढने के बावजूद वो मिले नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या हुआ? कैसे हुआ? क्यों हुआ? ये कई सवाल हैं जिनकी शुरुआत काफी पहले से होती है, जब मीनाक्षी सिर्फ और सिर्फ 3 महीने की थी। उसके बाद से यूं कहें कि मीनाक्षी के सर से कभी खौफ का साया गया ही नहीं, ना ही संध्या के सर से। क्योंकि एक डर जो लगा रहता था संध्या को, वो आखिर में सच में तब्दील हुआ। लेकिन जब परमात्मा की दृष्टि पड़ती है तो फिर सब अनहोनियां, सब जो दुखद हुआ होता है वो सुख हो जाता है। ऐसा ही संध्या के साथ भी हुआ, ऐसा ही मीनाक्षी के साथ भी हुआ। एक लंबा सफर तय करना पड़ा, काफी कठिन सफर, लेकिन वो खौफनाक था, भयानक था। और एक नजर थी डायन की, प्रेतनी की। किस पर? मीनाक्षी पर। तो शुरू करते हैं आज का किस्सा। संध्या अपने रिश्तेदार की शादी में गई हुई थी और मीनाक्षी सिर्फ तब 3 महीने की थी। अब सब लड़के की तरफ से शादी थी, लड़के वाले की शादी थी, ये यानी लड़के वालों की तरफ से थी, तो भाई धूमधाम तो ज्यादा होती है, नाच गाना सब कुछ, सब ठीक चल रहा था। अब रात के समय में ये सोती हैं, इनके बिल्कुल बगल में मीनाक्षी होती है। कुछ समय बाद जब इनकी गहरी नींद हो लग जाती है, क्योंकि थकावट हुई हुई थी, पहले तो सफर की थकावट, फिर उसके बाद नाच गाना सब चला। इसकी वजह से काफी ज्यादा थकावट होने की वजह से बहुत ज्यादा गहरी नींद आ गई। लेकिन कुछ समय बाद जब संध्या की जाग खुलती है तो वो देखती है कि उनके बगल में उनकी बेटी है ही नहीं। बड़ी अजीब बात थी। नीचे गिर ही नहीं सकती थी क्योंकि ये पलंग की दूसरी तरफ थी, इस तरफ इनकी बहन सोई हुई थी और बीच में बेटी। ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था कि वो गिर जाए किसी भी तरीके से। ये जल्दी से इधर उधर देखती हैं। बहन इनकी गहरी नींद में सोई थी, उसको उठाती नहीं है और कमरे से बाहर जाकर इधर उधर ढूंढना शुरू करती है। अब अचानक से हल्की सी मीनाक्षी की रोने की आवाज आती है। जिस तरफ से रोने की आवाज आ रही थी ये उस तरफ जाती है। जब ये उस तरफ जाती है ना, तो ये पाती है कि एक औरत जिसकी पीठ इनकी तरफ थी
उसकी गोद में मीनाक्षी थी, क्योंकि रोने की आवाज़ वहाँ से आ रही थी और वो उसको सहला रही थी, पिला रही थी। तो थोड़ा-सा इनको रिलैक्सेशन होती है कि शायद मैं इतनी थकावट में मुझे पता ही नहीं लगा कि बच्ची रो रही होगी, और जो भी ये लेडी है, तो रिश्तेदारी होगी भाई, घर में सारे हैं, रिश्तेदारी तो होंगे। तो हो सकता है कि इसने पकड़ लिया और उसको सहला रही हो। तो ये उनकी तरफ बढ़ती-बढ़ती कहती हैं, "अभी बड़ा-बड़ा धन्यवाद जी आपका, मैं तो डर ही गई थी।" लेकिन संध्या का अभी डरना बाकी था, क्योंकि जैसे ही वो औरत इनकी तरफ पलटती है, तो जो वो चेहरा था, इसको संध्या ताउम्र भूल ही नहीं सकती। इतना बिगड़ा हुआ चेहरा, जो इनकी तरफ देख के और खौफनाक तरीके से मुस्कुरा रहा था। इनकी तो मानो चीख निकल जाती है। और वो जो थी डायन चुड़ैल प्रेतनी, वो कहती है कि इसको तो एक दिन लेके जाऊंगी। वो उसको एक टेबल पर रखती है जो सामने पड़ा होता है और गायब हो जाती है। जो शादी वाला घर कुछ समय पहले जहाँ पर नाच गाना चल रहा था, अब वहाँ पर बिल्कुल शांति थी। सारे एंजॉय कर कर सो रहे थे। वो सारे का सारा घर ऊंची ऊंची चीखों से एकदम से झल्ला उठा। सबके तो मानो दिल से दहल गए कि इतने शगुन के मौके पर ये अपशगुन चीखेंगे कहाँ से। जल्दी से भागे भागे सब आते हैं संध्या की तरफ। संध्या अपनी बेटी को पकड़कर ऊंची ऊंची रो रही थी, और आसपास समेत इनके पति झंझोड़ कर पूछ रहे थे कि हुआ क्या, बताओ तो सही, हुआ क्या। पानी वगैरह पिलाया जाता है, थोड़ा बहुत ठीक होती है संध्या, फिर वो संध्या सारा किस्सा बताती है। अब उनमें से कुछ लोग मजाक कर रहे थे, कुछ लोग सीरियस तो थे, लेकिन जो माहौल था वो किसी को डराने वाला नहीं होना चाहिए था। ये लोग समझ रहे थे कि शादी ब्याह का माहौल है, और सभी यही कह रहे थे कि तूने कोई जरूर डरावना सपना देख लिया। लेकिन वो तो मानने को तैयार ही नहीं थी। संध्या कह रही थी कि मैंने अपनी आंखों से देखा है। ऐसा कैसे हो सकता है कि सपना हो तो मैं यहाँ पर बैठी हूँ। सपना तो मैंने अपने बेड पर उठना था ना। मेरी बच्ची को उस चुड़ैल ने पकड़ा हुआ था, और वो कह रही थी कि मैं इसे लेकर तो जाऊंगी। बहुत समझाने के बाद भी संध्या समझी नहीं, और उसका बीपी काफी लो हो चुका था। डॉक्टर को बुलाया गया, और डॉक्टर ने सबको यही हिदायत दी कि फिलहाल के लिए ये जो भी कहती है उसको मान लिया जाए, माहौल खराब ना किया जाए, और अगर हो सके तो इनको यहाँ से लेकर जाया जाए। क्योंकि अगर ये यहाँ पर रहेंगी तो ये ना ही सिर्फ अपनी तबीयत को और ज़्यादा ख़राब करेंगी, बल्कि बच्ची की तबीयत भी ख़राब होगी। और फैमिली डॉक्टर थे, तो भाई वो भी एक तरह से फैमिली का हिस्सा थे। वो समझ पा रहे थे कि ब्याह शादी का घर है, और फैमिली का जो माहौल है वो भी ख़राब होगा, जो बिल्कुल ठीक था। ना ही संध्या अब इंटरेस्टेड थी इस घर में रहने के लिए। इससे पहले वो काफ़ी बार इस घर में आएगी, कभी भी कोई ऐसी समस्या नज़र नहीं, लेकिन इस बार वो आई तो अपनी बच्ची के साथ थी। खैर, अब जब ये सब कुछ होता है तो फिर ये अपने घर वापस चली जाती है। लेकिन जब ये घर वापस जा रही थी ना, तो ये शादी की मिठाइयों को साथ लेकर नहीं, खुशियों के वो पल साथ लेकर नहीं, बल्कि एक खौफ का मंजर साथ लेकर जा रही थी। क्योंकि इनके कानों में आवाज गूंज रही थी कि इसको तो मैं लेकर जाऊंगी। अब जब ये घर पहुंचती हैं, घर पहुंचने के बाद भी इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब रहती है, लेकिन अपनी बच्ची को ये अपने से बिल्कुल भी जुदा नहीं करती। धीरे धीरे समय बीतना शुरू हो जाता है। एक दिन स्कूल से इनको फोन आता है कि आपकी जो छोटी बहन है वो आपके बच्ची को लेने आई है, तो क्या हम उसको भेज दें। ये कहती हैं कि छोटी बहन, मैं रहती हूँ इटावा में, मेरी बहन रहती है नागपुर में, मुझसे बिना बात किए वो यहाँ पर कैसे आ गई। अब जैसा मैंने कहा कि भी कुछ साल बीत जाते हैं, तो फिर से इनके दिमाग में वो बात आती है, इसको तो मैं लेकर जाऊँ। वो कहती हैं कि जरा पूछना कि उनका नाम क्या है। 1 मिनट बाद फोन पर दोबारा आवाज आती है कि वो तो वहां पर नहीं। अब ये फिर से डर कर कांपती हैं कि कहीं ये वही डायन तो नहीं
जो मेरी बेटी को ले जाने के लिए आई थी, हाँ, ये वही थी। इसलिए उस दिन के बाद से स्कूल बस भी बंद। अब ये खुद अपनी बच्ची को छोड़ने जाती, खुद अपनी बच्ची को लेने के लिए जाती। इमरजेंसी होती तो स्कूल से छुट्टी करा दी जाती, लेकिन ये रिस्क बिल्कुल भी नहीं रहती थी, जो बिल्कुल ठीक था। ऐसे ही बहुत बार होता रहा। एक नहीं, कई ऐसे वाक़यात हुए जहाँ पर ये बाल-बाल बची, या यूँ कहें कि इनकी बेटी बाल-बाल बची। कभी स्कूल में, कभी अपनी सहेलियों के साथ गई हैं, तो इनकी बच्ची कहती कि एक औरत है, मुझे देखकर काफ़ी ज़्यादा हँस रही थी और वो कहती थी कि मैं तेरी माँ की बहुत अच्छी सहेली हूँ, चलो मेरे घर। लेकिन इन्होंने साफ तौर पर मना किया था कि मुझसे बात किए बिना, चाहे तेरी सगी मासी, मामी, चाची, ताई भी तुझे ये कहे कि मेरे साथ चल, नहीं चलना। वो इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा आश्वस्त थी कि मेरी जो बेटी है वो मेरी बात पूरी मानती है, और वो मानती भी थी। यूँ ही समय बीतता गया, यूँ ही वक़्त गुज़रता गया, और धीरे-धीरे जब ये बातें चलती रहीं, यूज़ टू होती गई, संध्या को इस बात का बिल्कुल यकीन हो चला था कि मेरी बेटी अब इतनी समझदार है कि वो किसी भी ऐसे छलावे में आएगी नहीं। लेकिन एक बात वो इग्नोर कर चुकी थी कि जो ये कर रही थी वो तो टेम्परेरी हल था। इस चीज़ का परमानेंट हल कभी उन्होंने ढूँढने की कोशिश की नहीं। किसी पंडित जी के पास जाती, किसी तांत्रिक के पास जाती, तो शायद कोई ना कोई हल मिल जाता कि वो आखिर डायन चाहती क्या इनकी बेटी से। खैर, अब वक्त बीतता है और शादी हो जाती है इनकी बेटी की। बड़ी धूमधाम से शादी होती है। संध्या के मन में एक डर था कि अब बच्ची अपने घर जाएगी और मैं अब बहुत ज़्यादा उससे बात कर नहीं सकती। ये गलत इंप्रेशन जाएगा ससुराल में कि माँ के साथ बहुत बातें होती हैं। फिर भी उन्होंने अपनी बच्ची को अच्छे तरीके से समझा दिया था कि दूसरे रिश्तेदारों में भी अगर किसी तरीके से कोई ऐसे कह रहा है तो अपने पति से पहले पूछ लेना। बिना पति से पूछे हुए बिल्कुल भी किसी से मिल तो सकते हैं, कोई घर में आ गए, लेकिन किसी के पास नहीं जाना। ये बात संध्या की बेटी ने गांठ बांध ली थी और सब कुछ ठीक चल रहा था। वक्त अब गुजर रहा था और फिर से ये बातें जो हैं वो धीरे धीरे धीमी पड़नी शुरू हो गई थी। कोई ऐसी एक डायन है जो संध्या की बेटी के पीछे पड़ी है। अब एक दिन की बात है कि संध्या को उसकी बेटी का फोन आता है। मम्मी जी, क्या हाल है? बस हाल चाल पूछते हैं, सब ठीक है। अच्छा, मैं ना वो आपको बताना चाहती थी कि आज आपको एक सरप्राइज मिलने वाला है। तो ये पूछती है, कौन सा सरप्राइज? अरे आप विश्वास नहीं करोगी, आपके गांव से आपकी सहेली आई है जो आपके साथ पढ़ती थी। संध्या खुश हो जाती है कि अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है, कौन है भला, बात तो करा मेरी उससे। ये कहती है हाँ लो लो करो। अब जैसे ही कान पे फोन लगता है दूसरी का, एक आवाज आती है कि कहा था ना कि इसे साथ लेके जाओ। वहीं पर फोन कट। संध्या की तो मानो चीखें निकल जाती है। वो ऊंची ऊंची चिल्ला रही थी, मीनाक्षी, मीनाक्षी, मीनाक्षी। लेकिन मीनाक्षी होती तो सुनती। वो अपने दामाद को फोन करती है कि मीनाक्षी कहाँ पे है। तो वो कहते हैं वो तो घर में है। कहते हैं नहीं, वो घर में नहीं है, जल्दी से घर जाओ, उसका फोन बंद हो गया है, कोई आया था या कोई आई थी वो उसे ले गई। अब इसके जो दामाद हैं वो तो समझ ही नहीं पा रहे थे कि मतलब कौन लेगी, क्या लेगी, किडनैपिंग हुई है, क्या हुई है। जल्दी से ये भी पहुंचते हैं वहां पे, उनके दामाद भी पहुंचते हैं वहां पर। एक फोन पड़ा हुआ था, बस मीनाक्षी का कोई अता पता नहीं था। कुछ ही समय में वो हल्ला मच जाता है कि मीनाक्षी गई कहाँ पे। उनके दिमाग काफी अच्छे थे, ना ही सिर्फ दामाद, बाकी परिवार भी। जब उनको सारी हकीकत बताई जाती है तो वो भी सन के सन रह जाते हैं। ऐसा नहीं था कि वो झूठ समझ रहे थे, बस उनको इस चीज़ का गुस्सा था कि हमें पहले बता तो दिया होता। क्योंकि वो काफ़ी धार्मिक फैमिली से बिलोंग करते थे, तो कुछ अनुष्ठान करा के हम इन चीज़ से छुटकारा तो पा लेते। लेकिन जो अब होना था वो हो चुका है, होने को कौन टाल सकता है। अब
कुछ समय तक तो जब एफआईआर वगैरह दर्ज की जाती है, सीसीटीवी कैमरास वगैरह से भी देखा जाता है, इवन कि घर के बाहर जो सीसीटीवी कैमरास लगे थे वहां से भी मीनाक्षी के जाते हुए कोई भी वीडियो नजर ही नहीं आई, ना ही किसी के आने की। क्योंकि बस दिख रहा था कि मीनाक्षी दरवाजा खोल रही है, किसी को इशारा कर रही है, हंस रही है, दरवाजा बंद कर रही है, और बस उसके बाद कोई बाहर की तरफ गया नहीं, ना ही घर के पिछवाड़े से जो सीसीटीवी कैमरेस थे वहां पर भी कोई नजर नहीं आया। अब एक लड़की, औरत देखते देखते गायब हो, पुलिस वाले क्या कर लेते, परिवार वाले क्या कर लेते। जब इनके पंडित जी से बात की गई, जिसको ये काफी ज्यादा मानते थे, तो जब उन्होंने ध्यान लगाया तो वो कहते हैं कि वो इसे लेगी, लेकिन एक बात याद रखना कि वो ज्यादा देर तक उसको रख नहीं सकेगी, मिल जाएगी आपकी बेटी। इनको लगता था कि पंडित जी बस दिलासा दे रहे हैं और कुछ बात नहीं। पंडित जी ध्यान लगाकर बस मुस्कुरा रहे थे। ये काफी ज्यादा टेंस थे, रो रहे थे, परेशान हो रहे थे, लेकिन पंडित जी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। उनको शायद कुछ नजर आ रहा था, शायद इनकी किस्मत अच्छी थी कि जो खतरे को ये भांप नहीं पा रहे थे, परमात्मा को तो वो खतरे का पता था और उसका सोल्यूशन भी उन्होंने जल्दी दे दिया था। अब जैसे मैं कई पॉडकास्ट में बोलता हूँ कि भाई नेगेटिव एनर्जी अपना काम करेगी, चाहे जितनी मर्जी परमात्मा की शक्ति हो, उसका कारण यह है कि उसका भी अस्तित्व है, और अगर वो अपना काम ना करे तो उसका अस्तित्व होगा ही नहीं। फिर परमात्मा ने ये शक्ति बनाई क्यों है? ये शक्ति इसलिए बनाई है कि जब ये वो अपना काम करेगी और जिसका मन सच्चा होगा, परमात्मा उसका साथ देगी। इसलिए परमात्मा भी कहीं ना कहीं चाहते हैं परीक्षाएं लेना, इस तरीके से नहीं कि मैं किसी को तंग करूं। उतार चढ़ाव आते हैं, कर्म होते हैं अगले पिछले जन्मों के, जिनका निपटारा करना होता है। क्या पता किसी की मौत हो, उसका छुटकारा एक छोटी सी चोट से हो जाए, और हम सोचते हैं कि परमात्मा ने बहुत गलती कर दिया। ऐसा ही कुछ इस किस्से में भी हुआ। अब इस बात को तकरीबन तकरीबन 1 साल बीत चुका है। अब हम आते हैं उस सीन की तरह कि भिखारियों की तरह मीनाक्षी वहां पर बैठी और उसकी माँ उसको पकड़कर गले लगाकर रो रही है। मीनाक्षी को कुछ याद तो आ रहा है, लेकिन धीमे 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 उसको हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है, उसको ट्रीटमेंट दी जाती है, सब कुछ किया जाता है जो किया जा सके। और उसके बाद धीरे 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 मीनाक्षी अपने होशोबाज में आती है, और अब वो खूब रोती है अपनी माँ को देखकर, अपने परिवार को देखकर, अपने पति को देखकर, अपने सास ससुर को देखकर, ननद को देखकर, भाई को देखकर, सबको देखकर, भाभी को देखकर, अपने भाई को देखकर, अपने भाभी को देखकर, क्योंकि उसको सब कुछ याद आ चुका था। लेकिन सिर्फ यहाँ तक कि उसको एक आवाज सुनाई देती है जो उसके सामने औरत फोन पर कह रही थी कि कहा था ना साथ ले जाऊंगी। उसके बाद उसको कुछ याद नहीं कि क्या हुआ। अब जब वो इस हालत में होती है कि वो कुछ बोल पाए, कुछ समझ पाए, तो फिर पंडित जी को दोबारा बुलाया जाता है, जहां पर एक डायन ये कह रही थी कि कहा था ना साथ ले जाऊंगी। अब बारी पंडित जी की थी। वो कहते हैं कि कहा था ना कि वापस आ जाओ भाई भी। अब कहते हैं पंडित जी की कभी ये वो जो डायन है इसको लेकर नहीं जा पाएगी। पंडित जी बताते हैं कि असल में ये वापस कैसे आई, किस्मत देखो। कुछ ही दिन पहले इस हादसे के ये जो बालाजी के मंदिर से होकर आए थे, और एक आदमी था जिसके माथे पर टीका था बहुत बड़ा, बिल्कुल वो एक सादा लिबास में था। और क्या होता है कि वो जब बिल्कुल पास आती है ना, जब बिल्कुल मीनाक्षी पास आती है, तो उसके हाथ में एक मोली थी। वो मीनाक्षी को मोली बांधता मोली बांध देता है, और उसके बाद उसके जो पति हैं मीनाक्षी के, वो उसके आगे हाथ करते हैं कि मुझे भी मोली बांधेंगे, लेकिन वो उनकी तरफ मुस्कुराता है, फिर चल देता है। कुछ दिन बाद ये हादसा हो जाता है। जो वो मोली थी ना, उसकी वजह से ही मीनाक्षी बची। पंडित जी कहते हैं कि वो जो भी था
आप जो मर्जी समझ लो, स्वयं बालाजी थे, कोई भी था, वो मोले की वजह से वो मीनाक्षी को ज़्यादा दूर ले नहीं जा सकी। जितनी उसकी ताकत थी उतना उसने लिया और बालाजी के पास आकर वो छूट गई, जैसे भी उसको लेकर गई थी। हाँ, असर दिमाग पर हुआ, वो कुछ सोचने समझने की शक्ति खो चुकी थी और बस इंतज़ार था कि कोई उसका अपना आए, उसको देखे और उसको याद आए। और वो ऐसा हुआ। ये 1 साल मीनाक्षी के लिए बेहद नरक था। लेकिन भक्त कहते हैं ना कि भगवान हमें नरक में भी मिल जाए तो हम नरक में जाने के लिए भी तैयार हैं। थी तो वो लक्ष्मीपति बालाजी के मंदिर के पास ही। कठिनाइयां सहते हुए भी वो परमात्मा की गोद में रहे और फाइनली वो अपने परिवार से जा मिली। आज संध्या को बिल्कुल भी डर नहीं है कि कोई इतनी बात कहे कि कहा था ना लेके जाऊंगी, क्योंकि उनको विश्वास है कि जो लक्ष्मीपति बालाजी का हाथ मेरी बेटी के सर पर है, उसके होते हुए किसी की मजाल नहीं है कि मेरी बेटी को हाथ भी लगा दे। जो होना था हो गया, जितना कष्ट आना था आ गया, बस अब खत्म। आई होप किस्सा आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो अब लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जय बालाजी जरूर बोलिएगा अगर आपका मन कहे तो। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई मैं कहूँगा अगर नहीं कहोगे तो ऐसा होगा ऐसा होगा। खैर, अब हम बढ़ते हैं अगले किस्से की ओर। अच्छा, अब जो अगला किस्सा है ना, ये किस्से में ना मुझे मासूमियत बड़ी अच्छी लगी। मासूमियत नहीं कह सकते हैं कि किसी चीज को स्वीकार करना। अब जैसे अक्सर जो कहानियां आती हैं उनमें दादा दादी जी की कहानियां होती हैं, दादी जी को छोड़ देते हैं, मतलब दादा नाना की कहानियां होती है, क्योंकि मामला ही कुछ ऐसा है कि हम फीमेल को थोड़ा सा साइड पे कर देते हैं। तो दादा नानी नाना जी की कहानियां होती हैं जिसमें वो कहते हैं कि हमारा ऐसे एनकाउंटर हुआ भूत के साथ, पिशाच के साथ, भूतनी के साथ, प्रेतनी के साथ। डरने के किस्से होते हैं, कुछ बहादुरी के किस्से होते हैं। लेकिन शायद वो ना अपने पोतों से या नातियों से नातिन से कुछ ऐसे सीक्रेट शेयर करने से डरते हैं कि जिनमें उनकी कुछ ठरक इन्वॉल्व हो, है ना। कि कभी कोई ऐसा किस्सा या बहुत कम ऐसे किस्से बताते हैं जहाँ पर वो ऐसी बात कहें कि भाई मैं सख्त लूंडा था लेकिन वहां भी बिगड़ गया। तो ये जो किस्सा है ऐसा ही है, और उनके दादाजी बताते हैं बड़ी शान से, कह सकते हैं कि भाई ऐसा भी हुआ था मेरे साथ, खौफनाक वाक्य। आप मेरी हंसी पर मत जाइएगा, वाक्य तो खौफनाक था। अब प्रेमचंद का किस्सा है, और प्रेमचंद अपने पोते को बताते हैं। क्या बताते हैं कि भाई जवानी में हम भी बड़ी बार भटके हैं। भटको, बेहद भटको, लेकिन किसी पिशाचनी की राह में मत भटक जाना जैसे मैं भटका था। तो फिर प्रेमचंद के पोते कहते हैं कि किस्सा बताइए ना। तो वो बताते हैं किस्सा। प्रेमचंद कहते हैं कि भाई बात तब की है, अब बूढ़ों की होगी तो फिर तब की बात होगी ना, तब इतने जब सुविधा के साधन नहीं होंगे, पढ़ाई लिखाई भी ज़्यादा नहीं होगी, और जो वर्क कल्चर है वो भी, जो वाइट कॉलर जॉब कम होगी, ब्लू कॉलर जॉब ज़्यादा होगी। तो ये भी किसी फैक्ट्री में काम ही करते थे। अब इनकी और इनके 5-6 दोस्तों की रूटीन होती थी कि भाई ये फैक्ट्री में जाते थे। इनके हिसाब से इनकी तनख्वाह ठीक थी, क्योंकि अभी इनकी शादी हुई नहीं थी, खर्चे उतने थे नहीं। तो इनका शौक होता था कि एक रास्ते में सिनेमा पड़ता था। वो जो सिनेमा था, ये फर्स्ट डे फर्स्ट शो वाला सीन इनका होता था। अब शाम के समय में फैक्ट्री से फ्री होना, तो मूवी तो देखेंगे रात को। और सबसे दिलचस्प बात ये होती थी कि जो इनकी टोली थी ना, 6-7 लोगों की, वहां से इनके रास्ते बिल्कुल अलग हो जाते थे। मतलब कि उस सिनेमा से एक रोड चलेगी किसी के घर की तरफ, एक रोड किसी के गांव की तरफ, घर की तरफ, किसी के घर की तरफ। मतलब सभी अकेले अकेले जाते थे, कोई साथ वाला नहीं होता था। और समय हो जाता था कुछ 12-12:30 बजे का, क्योंकि ना ही सिर्फ ये मूवी देखते थे, उसके बाद ये उस पर बातें भी करते थे, आज के समय में जिसको हम रिव्यू कहते हैं। फिर थोड़ा बहुत खाना वगैरह का भी चक्कर होता था। तो ये कुल मिला के इनको 12-12:30 तो बज ही जाते थे। अब
कभी इनके साथ कोई ऐसा हादसा हुआ नहीं था। वो पंजाबी में कहते हैं कि भले वेले सी, मतलब भले वक्त थे। कोई चोर चकारी वाला कोई इतना सिस्टम था नहीं, और सब चंगा सी होता था। लेकिन कई बार जो होता है वो कुछ और ही मंजूर होता है किस्मत को। अब ये 6-7 जाने हैं, मूवी देखते हैं और चल पड़ते हैं अपने अपने घर की तरफ। जो रोजमर्रा की बाकी इनकी रूटीन थी, मतलब बातें बुतें करना, खाना वगैरह खाना, और उसके बाद चल पड़ते हैं। अब ये कुछ ही दूरी पर जाते हैं ना, तो इनको एक बड़ी सुंदर सी लड़की दिखाई देती है। बैचलर तो ये थे। सुंदर सी लड़की के पास जब ये पहुंचते हैं तो वो उनकी तरफ देख के मुस्कुराती है। पहले तो ये अपने रास्ते में जा रहे थे, लेकिन जब ये मुस्कुराहट देखते हैं तो फिर पिघल जाते हैं। अब वो कुछ नहीं बोलती, ये बोलते हैं कि आपको कहीं जाना है? वो कहती हैं कि हाँ, जाना तो है। ये कहते हैं कि कहाँ? वो कहते हैं कि जहाँ आप जा रहे हो मुझे भी ले चलो। इनको बात अजीब लगती है, लेकिन थोड़ी सी ऐसी भी लगती है कि भाई ये तो ठीक है भाई, बैठ जाओ पीछे। अब वो लड़की जो है वो इनके पीछे बैठती है। वो बकौल इनके दादाजी के लड़की क्या थी, वो तो फूल थी। क्योंकि जब वो लड़की बैठती है इनके साइकिल के पीछे, तो इनको जरा सा भी महसूस नहीं होता कि कोई बैठा है पीछे। इतनी लाइट वेट थी, पतली, लेकिन कुछ तो वेट होता है ना। सुंदर बहुत थी, वो कहते हैं। अब ये रास्ते में सपने सजाते जा रहे हैं कि अच्छा जी, इस लड़की के साथ अगर मेरी शादी हो जाए, घर वाले मान जाएंगे। उम्र ऐसी होती है यार, लड़की बड़ी सुंदर है। वो लड़की भी इनसे बातें करती जा रही थी हल्की फुल्की, घर बारे के बारे में ये भी पूछ रहे थे। वो कह रही थी कि हाँ, बस मैं कई कई बार यहाँ पर रुकती हूँ, इंतजार करती हूँ। इनको बड़ा अजीब लगता है, इंतजार किसका इंतजार? अब ये सोचते हैं कि भाई इस समय तो मैंने इसको कभी जिंदगी में कभी देखा नहीं है, किसका इंतजार करती है? तो ये पूछते हैं कि मैं समझा नहीं, आप किसका इंतजार करते हो? तो वो पीछे से बड़ी ही प्यारी आवाज में हंस के कहती है, अपने शिकार का। अब उसने इतनी प्यारी आवाज में कहा था कि शिकार तो शायद उनको सुना ही नहीं। ये भी अजीब से हंसते हैं कि आप बड़ी मजाकिया लगती है। लेकिन अब जो इनकी साइकिल है ना, उसका वजन थोड़ा सा बढ़ने लगा था। इनको लगा कि कहीं टायर तो हवा वो तो कम नहीं है। ये पीछे देखते हैं, था तो अंधेरा। जिस तरफ से घूम कर देखते हैं तो इनको सही से नजर नहीं आता। अब ये इस तरफ घूमते हैं। ये तो नजर नहीं आया कि हवा कम थी टायर में, लेकिन एक चीज नजर आ गई कि जो ये पीछे मोहतरमा बैठी है ना, इनके पैर नहीं है। जब ये देखते हैं तो इनकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है कि ये क्या बिठा लिया मैंने पीछे। अब जब ये देखते हैं तो ये बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभालते हैं। हैंडल इनका डोलने लगता साइकिल का। वो पीछे से पूछती है क्या हुआ, तो ये कहते हैं कि मुझे लग रहा है कि हवा कम है, इसलिए साइकिल भारी हो रहा है। तो वो हंस के कहती है कि कहीं मेरे भार से तो नहीं हो रहा? तो ये बड़ी झूठी सी हंसी, कहते हैं नहीं नहीं नहीं, आपका तो कोई भार ही नहीं है। अब अचानक से पीछे से भार कम होता है। वो जो लड़की है बिल्कुल इनके सामने आकर खड़ी हो जाती है। वो कहती है कि मैं कोई आपकी मदद करूं क्या? अब जब ये डरते डरते नीचे की तरफ देखते हैं तो वो लड़की हवा में झूल रही, पैर थे ही नहीं। बस उसको ये हाँ कहते हैं, ना ना कहते हैं। सपने इनके सारे टूट जाते हैं शादी ब्याह के, और ये भगाते हैं साइकिल। जितनी तेज हो सकता है साइकिल को भगाते हैं, तब तक भगाते हैं जब तक ये घर के नहीं आते। और घर पे आके ये गिरते हैं बाहर दरवाजे पे। घर वालों को आवाज आती है, वो देखते हैं कि लड़का नीचे पड़ा हुआ और डर से कांपे जा रहा है। उसको उठा कर लेते हैं, जाते हैं, और जो भी है बुखार वगैरह होता है, उपचार वगैरह किया जाता है। फिर ये सारा किस्सा बताते हैं। तब तो ये अपनी शरीफी का मुजाहरा करते हैं। एक बड़ी वृद्ध सी औरत थी, वो
माया माँ जी टाइप थी तो मैंने बिठा लिया, मेरे साथ ऐसा हुआ। आज वो रिवील कर रहे थे कि वो बड़ी सुंदर सी लड़की थी यहाँ पे, प्रेतनी थी। अब एक दो दिन जब ये फैक्ट्री नहीं जाते तो इनके दोस्त पता लेने आते हैं और पूछते हैं कि भाई क्या बात हुई। तो फिर ये सारा किस्सा उनको बताते हैं कि ये मेरे साथ हुआ था। अब जब ये किस्सा बताते हैं ना तो सारे के सारे दोस्त एक दूसरे की तरफ देख रहे थे हैरानी से। तो ये पूछते हैं कि भाई क्या हो गया। फिर इनके दोस्त बताते हैं कि भाई जब हम उस दिन गए थे ना तो हमें भी दिखी थी एक लड़की बड़ी सुंदर, सबको, अपने अपने रास्ते पे सबको, लेकिन हम में से किसी ने भी उसको लिफ्ट नहीं दी, हम अपने रास्ते चले गए। उसने भी किसी को कुछ नहीं कहा, बस वो खड़ी हमें देख के मुस्कुरा रही थी। तुम्हें किसने कहा था कि उसको लिफ्ट दो? अब यारों दोस्तों में तो उन्होंने बता ही दिया था ना कि सुंदर सी लड़की थी। ये शर्मिंदा थे लेकिन बच गए थे, तो इसलिए सबने शुक्र मनाया कि भाई तू बच तो गया। लेकिन गालियां तो मिली क्योंकि उसके बाद से इनका मूवी देखना बंद हो गया, ये समय पर ही घर आते थे। सो ये था किस्सा दादाजी का। तो हर एक की लाइफ में ऐसी शैतानियां होती हैं, बताते नहीं हैं, अलग बात है। आई होप आपको ये किस्सा पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी से। और अब हम बढ़ते हैं एक डॉक्टर की कहानी की तरफ। और ये जो कहानी है बड़ी अजीब सी कहानी है, क्योंकि डॉक्टर ने मदद तो की, लेकिन मदद किसकी की आज तक डॉक्टर हैरान परेशान है। रोहित शर्मा जी ये कहते हैं कि मुझे कोई ये तो बता दे कि जिसकी मैंने मदद की वो भाई है कौन या था कौन। रोहित शर्मा कहते हैं कि मेरी सरकारी नौकरी है। अब एक जगह मेरी नौकरी लगी थी टेम्परेरी बेसिस पर, डेपुटेशन जिसे हम कहते हैं, कुछ समय के लिए। तो मैं वहाँ पर गया। हॉस्पिटल सरकारी हॉस्पिटल था, बड़ा साफ सुथरा हॉस्पिटल था, इतनी उम्मीद नहीं थी कि उस कस्बे का हॉस्पिटल साफ होगा। तो जहाँ पर मैं रह रहा था, डेपुटेशन पर था 2-3 महीने के लिए, तो परिवार को लेकर आने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था भी कस्बा। तो फिर इसलिए बच्चों की पढ़ाई वगैरह थोड़ा मैं चेंज करनी थी, तो मैं अकेला रह रहा था उस जगह पे। सब कुछ ठीक चल रहा था, घर में भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी, वैसे भी सब कुछ नॉर्मल था, डॉक्टर में सब कुछ मतलब हॉस्पिटल में ठीक था। लेकिन एक रात बड़ी तूफानी बारिश हो रही थी, यूं कहें कि जैसे लग रहा था कि बस आसमान फट ही जाएगा, कितनी बारिश। मानसून के दिन थे। अचानक से रात के कुछ 2 बजे के आसपास इनके जो डोर है वहां पर बेल होती है। अब डॉक्टरों को तो ऐसी कोई हैरानी होती नहीं है कि भाई रात के 2 बजे कौन आया होगा। निश्चित तौर पर पेशेंट ही होगा, कोई पेशेंट का कोई होगा रिश्तेदार जिसको जरूरत होगी इमरजेंसी की। ये देखते हैं कि एक लड़की बिल्कुल पूरी तरह भीगी हुई रोए जा रही थी और कह रही थी कि मेरी माँ को बचा लो डॉक्टर साहब, मेरी माँ को बचा लो। तो ये कहते हैं कि क्या हुआ, क्या बात है। कहते मेरी माँ बड़ी बीमार है, तो वो मरने वाली है, ऐसा कुछ सो बातें। तो ये कहते हैं कि मतलब आप घर वालों को बोलिए। और बेटी छोटी थी, बहुत बड़ी भी नहीं थी बेटी, तो कैसे आ गई। अभी ये जो थे वो ठीक थी एज इनकी, मतलब अधेड़ उम्र की थी। तो ये कहते हैं कि बेटी घर वालों को लेकर आप अपने माता पिता, अपने अपने पिता को, भाई को, कोई भी होने, कहते नहीं मेरी और माँ सिर्फ मैं ही है, प्लीज़ आप उनको बचा लो, वो मर जाएंगी। तो भाई ये कहते हैं कि ठीक है, तो कहाँ जाना है। कहते हैं बस आगे गांव है। वो गांव का नाम लेते हैं जो इनके हॉस्पिटल में और जहाँ पर ये रह रहे थे उसके बीच का ही एक रास्ता था। ये उसको गाड़ी में बिठाते हैं और चल पड़ते हैं। एक घर के सामने जाके गाड़ी रुकती है और ये दरवाज़ा खोलते हैं, और वो लड़की दरवाज़ा खोलती है। जब घर के अंदर जाते हैं ना, इनको बड़ी मनहूसियत सी महसूस होती है, अजीब सी स्मेल आ रही थी घर से। बिल्कुल भी लाइट नहीं थी, रोशनी भी इनको जो है वो मोबाइल से करनी पड़ी। पूछते हैं कि लाइट, ये कहते लाइट नहीं, कुछ दिया बाती कुछ कुछ नहीं। तो ये देखते हैं कि एक लेडी है जो पड़ी है, जिसके पास से काफ़ी गंध आ रही है, जो इनको लग रहा था कि शायद इनका वेस्ट है जो साफ नहीं किया गया। तो बड़ी मुश्किल से ये देखते हैं, बुखार वगैरह काफ़ी तेज़ था। वो जो औरत थी उसकी आंखों में देखते हैं, बस उसकी आंखें एक ही तरह थी। अब
समझ नहीं पा रहे थे कि लग तो इनको रहा था कि केस सीरियस है, लेकिन जब बुखार वगैरह चेक करते हैं, बीपी वगैरह चेक करते हैं, बुखार तो था, लेकिन बीपी अपनी ऐसी सिचुएशन में इनको लग रहा था कि जिसमें कुछ एडमिट करने वाली बात नहीं थी, तो ये उनको इंजेक्शन वगैरह देते हैं और उसको कहते हैं कि हो गया, तो मैं ना एक बार सुबह जब जाता जाता ना चेक करूंगा। वो बड़ी लड़की ना अजीब से तरीके से हंसते हुए कहते हैं, नहीं डॉक्टर साहब, आपको तो सुबह आने की जरूरत नहीं, बस हमने जो देखना था देख लिया, आप बहुत आगे बढ़ेंगे। इनको बात बड़ी अजीब लगती है कि भाई ये क्या देख लिया, कोई खैर पैसे वगैरह ये लेते नहीं है, वो कहते हैं तो नहीं नहीं मैं पैसे ले लूंगा। उनको लग रहा था घर देख के भी मुझे लगता है खाने को नहीं होगा, हो सकता है कल मैं आऊँ तो कुछ खाने के लिए ले आऊँ। खैर अब ये अपने घर वापस आ जाते हैं और सारी रात ना आज इनको नींद नहीं आती, हालांकि थके तो थे। कई बार ये सोचते हैं कि शायद मैं मुझे उठा लिया गया, मतलब नींद से उठा हूँ उसकी वजह से अब दोबारा नींद नहीं आ रही। रह रह के इनको ना बस वही मंजर नजर आता जा रहा था कि यार क्या मतलब घर है, ऐसी स्मेल, मतलब अजीब से तरीके का ना, इंसान कभी कुछ ऐसा दृश्य देखता तो बार बार घूमता रहता, चलो खैर वही चलता रहता। अब अगले दिन जब सुबह ये अपने जाने के लिए तैयार होते हैं, तो जब वो उस जगह पहुंचते हैं, उस घर में जहाँ पर था, तो इनको होता है कि एक बार मैं पता लेते जाऊं। अब जब वहां पर जाते हैं ना, तो ये देखते हैं कि वहां पर घर नहीं है, घर के शेप में खंडर है। अंदर जो कमरे हैं, बड़ी बड़ी घास उगी हुई है, कहीं उसका छत गिर रही है, कुछ है। ये आसपास इधर उधर घर देखते हैं और देखते हैं कि भाई घर तो यही था, पक्का पता है। यहाँ तक कि जैसा मैंने कहा कि बारिश थी, जो कीचड़ था, टायरों के निशान जो कल उसकी गाड़ी के घूमने के थे वो भी नजर आ रहे थे। अब ये इधर उधर देख रहे हैं हैरानी से, एक दो लोग जो इनको जानते थे इनके पास आते हैं कि डॉक्टर साहब यहाँ पे कैसे। तो डॉक्टर साहब हैरानी से देखते कह रहे हैं, यार ये घर मैं ना कल आया था, एक इमरजेंसी केस था। अब मुझे पता नहीं यही घर है, शायद घर तो यार यही है, मेरी गाड़ी के टायरों के निशान यही है, लेकिन पता नहीं यार वो घर में एक औरत थी जिसको मैंने इंजेक्शन लगाया था, और एक लड़की थी जो मुझे लेकर आई थी और बड़ी बीमार थी, तो मैंने पूछा कि चलो देखता हूँ कि आज हाल चाल पूछता जाता हूँ, अगर कोई ज़रूरत है तो फिर देखते हैं। अब जब ये डॉक्टर साहब बातें कर रहे थे ना, तो वो साथ जो आदमी थे उसको देखते हैं, वो बड़े अजीब तरीके से देख रहा था। कहता डॉक्टर साहब किसकी बात कर रहे हो। तो वो कहते हैं जो मैंने तुझे कहा। कहते डॉक्टर साहब ये तो घर आज से खंडर पड़ा है, कितनी देर से खंडर पड़ा हुआ है। डॉक्टर साहब हैरानी से पूछते हैं, अरे भाई मैं कल यहाँ पर होकर आया हूँ। तो वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब हम आपकी बात मानते हैं, जिस औरत और उसकी बच्ची की आप बात कर रहे हो ना, वो यहाँ पर ही रहती थी, बहुत गरीब थी, उसकी माँ बीमार बहुत ज़्यादा हुई थी, उसकी जो बच्ची है वो हॉस्पिटल में दर दर भटकती रही इलाज के लिए, लेकिन किसी डॉक्टर ने भी बिना पैसों के इलाज नहीं किया। और एक दिन इन दोनों ने फांसी लेकर आत्महत्या कर ली। उस लड़की ने पहले माँ को लटकाया, फिर खुद लटकी इसी घर में। उसके बाद से ये घर खंडर है, क्योंकि यहाँ पर कई बार रात को कुर्राने की आवाजें आती हैं। ना ही ये सिर्फ खंडर है घर, बल्कि ये भूता भी है। अब डॉक्टर साहब की हालत काटो तो खून नहीं, कि ऐसा कैसे हो सकता है, कल मैंने उसको देखा है। अब डॉक्टर साहब अंदर की तरफ जाते हैं, वहां पर इंजेक्शन के जो सिरिंज और जो वो इंजेक्शन था, टूटा हुआ कांच वैसे ही पड़ा था। डॉक्टर साहब जल्दी से भागते हैं, अपनी गाड़ी में बैठते हैं और चलते हैं हॉस्पिटल। आज इनको जरूरत थी खुद एडमिट होने की, क्योंकि इनकी हालत बहुत खराब थी। लेकिन डॉक्टर साहब कहते हैं कि उसके बाद क्या दिन फिरे मेरे, क्या दिन फिरे मेरे। जैसा कि उस लड़की ने कहा था वैसा ही हुआ। उन आत्माओं की शायद मुझे दुआ लग गई। बकौल गांव वालों के उस दिन के बाद कभी किसी को भी किसी के कुर्राने की, किसी के चीखों की आवाज नहीं आई वहां से। और मैं दिन दुगनी रात चौगनी करता गया, बड़ा डॉक्टर बन गया, एक छोटे से हॉस्पिटल से बड़ा डॉक्टर। शायद मेरे बहाने वो आत्माएं तृप्त होगी, उनकी मुक्ति होगी। जहां पर वो अटकी हुई थी, तो वो
एक इलाज, एक एक पैराडॉक्स में अटकी हुई थी, बस निकल गई।